बिहार के बांकीपुर से आ रहा चुनाव परिणाम पूरे राष्ट्र के या पूरे देश की सुर्खियों में है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा में प्रवेश करते हुए देखे जा सकते हैं, जो अब तक की बड़ी खबर मानी जा रही थी राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से, क्योंकि ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली थी और उस सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, वो अब अपनी बढ़त बनाते हुए निर्णायक की ओर बढ़ रहे हैं। खबर दतिया उपचुनाव को लेकर के भी है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बड़े घनश्याम सिंह आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी लगातार दूसरी बार वहां पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर राष्ट्रीय राजनीति से और आ रही है हमारे पास। बहुत सारे दर्शकों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम वैसे दर्शकों के लिए ये सूचना और इस घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे। जो खबर ये है, जो पहलवान खिलाड़ियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जो जिला कोर्ट हुआ करता है दिल्ली का, उसने बरी कर दिया। तो ये एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया, यानी मामला अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक इस साथ में हमारे साथ रोहित हैं, उनके साथ पास जाएंगे यह जानकारी देते हुए, जो इसी मामले की वजह से बृजभूषण शरण सिंह का 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट भी काट दिया था। तो राष्ट्रीय राजनीति में अब बृजभूषण सिंह की वापसी होगी। नहीं, वो कभी बाहर थे ही नहीं, मतलब अगर ऐसे देखा जाए, क्योंकि उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया गया था। उनका सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि उनको भारतीय कुश्ती महासंघ छोड़ना पड़ा था, बहुत दबाव में इस्तीफा दिया था। हालांकि न सरकार और न बृजभूषण शरण सिंह इस मामले को लेकर बहुत गंभीर शुरुआती तौर पर दिखे थे। जनवरी 2023 का ये मामला था। पहलवान पहली बार जंतर मंतर पर बैठते हैं, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ये लोग थे। उसके बाद से खेल मंत्रालय ने, उस समय अनुराग ठाकुर थे मंत्री, अनुराग ठाकुर ने जो है कमेटी बनाई और वादा किया कि जो है इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो आगे उसी हिसाब से कार्रवाई की गई। लेकिन फिर रिपोर्ट ही नहीं पब्लिक की गई कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट में क्या निकला। उसके बाद से पहलवान फिर से एक बार जंतर मंतर पे दिखाई देते हैं, और उस बार जब पहली बार जब ये पहलवान जुटे थे तो इन्होंने कहा था हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। विनेश फोगाट का बयान था उस वक्त। लेकिन जब दूसरी बार ये लोग आते हैं मई जून में, शायद मई जून में जब ये लोग बैठते हैं, तब जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है समर्थन लेने से इन्हें कोई गुरेज नहीं होता उस मंच पे। तब वृंदा करात भी दिखती हैं उस मंच पे, अरविंद केजरीवाल भी नज़र आ जाते हैं, और उस मंच पे किसान संगठन के नेता भी दिखाई देते हैं। उसके बाद से फिर मामला उसके बाद भी सरकार ने या खेल मंत्रालय ने कोई एफआईआर या कोई कंप्लेन के नज़रिए से कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं की। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो भी है इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाए। एफआईआर होता है और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे चलती है 3 साल लगभग। उसके बाद से भारतीय कुश्ती महासंघ से ये इस्तीफा देते हैं बृजभूषण शरण सिंह, और आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की जो लॉबी है, हरियाणा पंजाब की जो लॉबी है, वो जो है मतलब इनको साजिशन हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी से आते हैं। और एक टसल बहुत लंबे समय से रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ में कि हरियाणा की लॉबी हावी होगी या पश्चिमी यूपी या पूर्वांचल, मतलब अलग अलग खेमे में बटी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि खाप पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होती है वो सारी चीज़ें। तो यूपी के लोग हरियाणा को कभी वो करते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो बृजभूषण शरण सिंह ने यही कहा कि मतलब हमको हटाने की साजिश हो रही है और बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है। पहलवानों के आरोप बहुत गंभीर थे। पॉक्सो एक्ट का भी मामला था। ये कहा गया कि नाबालिग पहलवानों से भी यौन शोषण हुआ। ये चीज थी जो शुरू में ये कहा जा रहा था, जो 6 पहलवानों ने ये आरोप लगाए थे। जी। हालांकि बाद में एक दो पहलवानों ने, जो नाबालिग थी, एक पहलवान, तो उन्होंने शायद मामला वापस ले लिया जी, था। उसके बाद से एक और नाबालिग का केस था। एक मामला वापस लेने के बाद एक और नाबालिग का केस है, लेकिन उसको पुलिस ने ही अपने एंड से क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी उस मामले में कि कोर्ट को। तो वो मामला तो वहीं खारिज हो गया, लेकिन बाकी जो 4 पहलवान शायद थे, 4 पहलवानों की ये कंप्लेन थी। अभी भी, जी, जी। जिस तो उस पे ये राउजवेनी कोर्ट का फैसला आया कि मतलब पर्याप्त जो भी है सबूत नहीं है, बाइज्जत बरी किए जाते हैं। हालाँकि उसमें ये कहा गया था, उस आरोपों में ये कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह
अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे किसी पहलवान को अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो उसके बदले में उनसे वो फ़ेवर चाहते थे। वो फ़ेवर फिज़िकली हो सकता था या जो भी, जिस रूप में जो भी हो। यौन शोष मतलब यौन शोषण के शक्ल में ये आरोप आए थे। लेकिन अभी तक का जो मामला था कोर्ट में, शायद ये मामला उस तरीके से प्रूव नहीं हो पाया। विनेश फोगाट का इसका चूँकि वही अभी वो विधायक भी हो गई हैं कांग्रेस से हरियाणा विधानसभा चुनाव जो अभी गुजरे 2024 में ही। तो वो जो है वहाँ विधायक भी हो गई, तो उनका बयान आया है कि पहलवानों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और वो वकीलों से बात कर रही हैं। हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला भी है, 60 दिन के अंदर अगर वो हाई कोर्ट से अनुमति ले लेते हैं तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन फिलहाल जो टसल था, उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई भी बोली ब्रजभूषण शरण सिंह ने, कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, यानी वही होगा जो भगवान राम ने लिखा हुआ है। लेकिन देखिए मुख्य बात यह है कि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह इससे कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रभावित नहीं दिखे। और एक तरह से अगर ये भी देखा जाए, आरोप चाहे जितने भी गंभीर हो, गोंडा जो उनकी मतलब लोकसभा सीट रही है, जहाँ से वो पारंपरिक राजनीति भी कर कर्म भूमि भी है जी, जी। तो जो जहाँ से वो पारंपरिक और मतलब काफ़ी लंबे समय से राजनीति करते चले आ रहे हैं, वहाँ पर भी उसका असर, चूँकि मैं ग्राउंड पे भी था लोकसभा चुनावों में, तो मैंने यही पाया कि मतलब उसका असर था ही नहीं चुनाव में। तो ये कहा जाए कि राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान हुआ, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। पार्टी पॉलिटिक्स में हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह इन आरोपों की वजह से थोड़ा पिछड़े हों, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कहिए कि इन आरोपों ने उनका जनाधार को कमज़ोर किया है, ऐसा नहीं है। एक चीज और भी तो हो सकता है ना, जो जी। शायद इसकी वजह से, अब क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पे बीजेपी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, जो यदि उनको बरी कर दिया गया इसके बाद, तो आने वाले दिनों में जब 4-6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अपने बयानों को लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो आप राम मंदिर वाला चढ़ावा चोरी वाला जो मामला है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आज तक मैं वहाँ मंदिर नहीं गया, या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर, तो इसका असर विधानसभा चुनाव में आप कहीं दिख रहा है क्या? देखिए, बीजेपी की शुरू से पॉलिटिक्स रही है। यूपी को लेकर कुलदीप सेंगर, आपको अगर याद हो, कानपुर मामले में गवाहों की हत्या तक की भी बात सामने आई थी। बीजेपी उस रणनीति पे चलती है, डोंट से, डोंट रिएक्ट एंड डोंट पैनिक। मतलब वो छोड़ दो सारी चीज़ें जो चल रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कानून अपना काम करता रहेगा, उनको जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे, और जो है जो जिन्होंने आरोप लगाया है वो अपना, आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन इसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में एकदम देखिए कहीं पर कोई बयान नहीं किसी मतलब ज़िम्मेदार का। उसी तरह से कुलदीप सेंगर के मामले में योगी आदित्यनाथ उस समय तो नए-नए ही मतलब एक तरह से कहा जाए प्रशासन में आए थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल यही तरीका चुना कि आप बोलिए ही मत कुछ, को डोंट से, डोंट रिएक्ट, डोंट पैनिक। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो आपका रिएक्शन नहीं माँगा जाएगा और आप पैनिक नहीं होंगे। तो विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता, इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके एक बेटे शायद प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं। अ, अगर मुझे याद है, उनके एक बेटे विधायक हैं विधानसभा चुनाव में। और दूसरा ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब पैन यूपी बहुत बड़े चेहरे हैं। हाँ, एक लॉबी में उनका बहुत मजबूत रहा है, स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर ये बाइज़्ज़त बरी भी नहीं नहीं हुए होते, तो ऐसा भी नहीं था कि बीजेपी को बहुत फ़र्क पड़ने वाला था, या बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। नहीं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मान लीजिए जैसे अब राष्ट्रीय राजनीति में या पद की राजनीति में ऐसा तो होगा नहीं जो अगली बार वो अपने बेटे की जगह वो सांसदीय चुनाव लड़ लें और फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर जाए। तो यहाँ ये भी हो सकता है जो बीजेपी, या फिर मान लीजिए वो अंदरूनी तौर पर वो चाहेंगे जो हाँ प्रदेश की राजनीति में अपने जैसे सभ्यता इसमें बढ़ाए। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत क्लोज माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के, शुरू से मतलब उनका इतिहास भी रहा है। जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके पहले से इन लोगों का किताबें बताती हैं कि इन लोगों के संपर्क आपस में बहुत अच्छे रहे हैं। बहरहाल अ, एक गुंजाइश ज़रूर थी इन आरोपों के लगने से पहले कि हो सकता है कि इनको मंत्रालय मिलता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से इनकी बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे केस में बीजेपी बहुत आराम से ऐसे नेताओं को अपनी तरफ, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ खींच लेती है। जैसे हमने शिव प्रताप शुक्ला के केस में देखा, जब वो राज्यसभा सांसद थे गोरखपुर के और योगी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों में टकराव जैसी स्थिति, क्योंकि ये दोनों रहे हैं एक दूसरे के सामने अलग अलग मौके पे। आपको एक बार याद हो, एक चर्चा में मैंने बताया था कैसे योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और बीजेपी से लड़ रहे थे शिव प्रताप शुक्ला। तो वो टकराव की स्थिति बने, उससे पहले वो वित्त राज्य मंत्री बना दिए गए और इस समय राज्यपाल हैं।
तो उसी तरीके से ये एक सिनेरियो ये बन रहा था कि हो सकता है कि सेंट्रल कैबिनेट में या किसी भी रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हों। लेकिन अब इन आरोपों के बाद वो गुंजाइश खत्म हो गई थी। हो सकता है कि बाइज्जत बरी होने के बाद वो गुंजाइश, लेकिन मैं फिर कहूँगा प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह कभी सक्रिय नहीं होंगे जब तक योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण, जी। तो क्या वापसी होगी उनकी भारतीय कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष पद पे? अब जैसा हमने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत देखा है, तो उस हिसाब से तो ये कहा ही जा सकता है कि बिल्कुल होना चाहिए वापसी। और दूसरा ये है कि अ, जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स समीक्षा करते हैं, जिस तरह का प्रशासन करते हैं, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि कोई ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा ही कुश्ती महासंघ को कंट्रोल करे, जो लेकिन मेरे करीब लेकिन भी जो हो। अभी संजय सिंह हैं वर्तमान में, उन पे भी आरोप लगते रहे हैं, जो वो बृजभूषण शरण सिंह के इशारे पे ही महासंघ चला जी रहे हैं। देखिए, वो तो होना ही है, वो होता है ना गाँवों में मुखिया का चुनाव होता है, तो कभी-कभी इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है किसी को, तो वो लिखवा लेते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि या मुखिया का प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि रहते हैं, वो काम तो वही करते हैं जैसे। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं बोलना चाहूँगा कि कुश्ती महासंघ की दुनिया या खेल की दुनिया अगर इतनी गलीज है, अगर इस ये आरोप सही हैं, तो इस पर वाक़ई सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि तब तो आरोप सही नहीं है ना, जब तक वो बरी हो गए तब तो फिर नहीं, आरोप तो झूठे पाए गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 1% भी इस तरह का कुछ हो, क्योंकि हमने बहुत आम तौर पे देखा है ये चीज़ें। आप पॉलिटिक्स उठा लीजिए, आप ये कंगना रनौत जो आज बीजेपी की सांसद हैं, इन्होंने बॉलीवुड पर क्या-क्या आरोप नहीं लगाए हैं। तो अगर बाकी सारी दुनिया में ये चीज़ें मौजूद हैं, सच्चाई की शक्ल में, तो इससे कैसे डिनाई किया जा सकता है कि खेल की दुनिया में ये नहीं है? जहाँ पर किसी की नज़र हम भारत में क्या है, क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है, बाकी चीज़ों पे तो किसी की नज़र नहीं जाती। और अगर कोई खिलाड़ी खेल भी रहा है, तो रेलवे की एक नौकरी उसके लिए पर्याप्त हो जाती है। तो जब तक अगर ये चीज़ें 1% भी धरातल पर हैं, तो इसको दूर करना चाहिए, ताकि कोई अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप सही ही हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है, चाहे वो मतलब मैं ये तो भारतीय कुश्ती महासंघ की बात हुई, अगर राज्यों में भी ऐसा है, तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए। तो एक लास्ट में अंतिम सवाल, जो क्या फिर इसके नज़रिए से यदि हम देखें तो क्या खिलाड़ियों की उन पे या उनके मनोबल पे या उनकी चीज़ों पे जो लोग अब बैकफुट पे आए होंगे, जो कंप्लेनेंट थे, हालांकि वो कौन थे अभी तक नहीं बात आई है, लेकिन ये ज़रूर है जो जो कंप्लेनेंट, तो जो लोग अब इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे हुँ, हुँ, या हुँ। मान लीजिए आने वाले दिनों में, तो फिर क्या उनकी चीज़ों पे अब कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी 2023 में, और मैं दूसरे संस्थान में था उस वक़्त, तो मैंने कवर भी किया था ग्राउंड से। तो बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, और अब उनका पेशा भी उन्हें बहुत मोटी चमड़ी का बनाता है, जहाँ पे 200 ग्राम वज़न ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो आप डिस्क्वालीफ़ाई कर दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस ल और दूसरा, वो लड़ किससे रहे थे? भारतीय कुश्ती महासंघ अमित शाह का सबसे करीबी और उसके बाद से लगातार सांसद रहने वाले व्यक्ति से, तो वो तो उसी समय उनको पता रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता अगर उनको अपने आरोपों पर यकीन है कि ये आरोप सच हैं, तो वो पीछे हटेंगे या फिर इससे उनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी। देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि एक कोर्ट ने नहीं माना, दूसरे कोर्ट ने मान लिया, दूसरे कोर्ट ने नहीं माना, तीसरे कोर्ट ने मान लिया। ये बहुत बार हुआ है। जगमोहन सिन्हा वाला जब इंदिरा गांधी अपदस्थ की गई थी, तो कोर्ट ने नहीं माना था, हाई कोर्ट ने मान लिया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये होता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण, जो इस वक़्त सांसद हैं, उनके लिए 2-4 दिन सोशल मीडिया और मोटरसाइकिल रैली निकालने का ये वक़्त है कि भाई, हम न्याय की लड़ाई में हमारी जीत हो गई, ये सब बता सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए, ये एक बहुत चर्चित और बेहद वैसी लाइन कही गई जो अक्सर राजनीतिक हलकों में हमें सुनने को भी मिलती है, और यदि आप इस मामले में देखें तो बृजभूषण शरण सिंह ने भी कहा था, यदि मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो आज अब फिलहाल तो उन्हें फांसी पे चढ़ने की वैसी कोई ज़रूरत है नहीं। ज़रूरत महासंघ को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं, महासंघ की क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं, ऑफ़िशियली खिलाड़ियों की या ख़ासकर उन आरोपकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, जो 2 महीने का विकल्प उन लोगों कंप्लेनेंट के पास है, जो जिसके वो इस मामले में चाहे तो अपने हाई कोर्ट में मामले को ले जा सकते हैं। लेकिन खबर बड़ी है, और खबर इसलिए भी बड़ी थी और खबर महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आरोप एक ऐसे व्यक्ति पे लगा था जो लगातार 6 बार से गोंडा का सांसद रह चुका था, और कुश्ती महासंघ में या भारतीय कुश्ती ने
जो बीते 2-3 दशकों में जो हासिल किया था, वो उसके ही कार्यकाल में उपलब्धियाँ पाई गई थी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ पूरी बातचीत में हमारे सहयोगी रोहित थे, मैं हूँ शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। आप बने रहिए तमाम खबरों के साथ एयर नाउ के लिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,